नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स प्राइमरी सुपर टेट सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन वाला जो टॉपिक है, जहां से 10 नंबर का प्राइमरी सुपर टेट में प्रश्न बनता है, उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा और वो हमारा 7वां टॉपिक होगा अक्षांश और देशांतर। इससे पहले हमने 6 टॉपिक जितने भी आपको दिख रहे होंगे, इन 6 टॉपिकों को हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, और अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी चीज़ें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे ही हमारे जिस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें दिखते हैं, जैसे कोई हम प्रश्न कर रहे हैं और उस प्रश्न से रिलेटेड ऐसे और भी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो उन टॉपिकों को मैं डिटेल में आकर आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और इस YouTube के परिवार को हमारे बड़ा बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा टॉपिक होगा अक्षांश और देशांतर, और अक्षांश और देशांतर का प्रश्न नंबर आज है हमारा पहला। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है कौन सी रेखा है जो भारत को बीचों बीच से काटती है? ये प्रश्न पूछ रहा है, आपको बताना है। तो कौन सी रेखा है? सबको पता है, सरल है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच काटने का कार्य करती है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। थ्योरी देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह भारत के लगभग बीचों से बीच से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ राज्य का क्रम दिया गया है। इसमें देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। मित्र पर गमछा झार। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर दूसरा करा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरती है, वो आपको बताना है। तो कौन से महासागर से? तो प्रशांत महासागर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बीचों बीच से गुजरती है। 180 अंश देशांतरी जो रेखा होती है ना, वही जो है पृथ्वी के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आंसर में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर 180 डिग्री देशांतर तक उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न हुए एक सम्मेलन में किया गया था। जब कोई जहाज पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि रेखा एक दिन जोड़ दिया जाता है, और यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करता है तो एक दिन उसको घटा दिया जाता है। एक देश के विभिन्न भागों या द्वीपों का समय एक समान रखने के लिए इस रेखा को आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप से बचने के लिए एक रेखा को पूर्व की ओर मोड़कर बेरिंग जल संधि से निकाला गया है। बेरिंग सागर में यह पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। फिजी, जीमा समूह एवं न्यूजीलैंड की दूर रखने के लिए प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ी गई है। दरअसल यहाँ इसका मामला ये है ना कि ये प्रशांत महासागर में, तो ऊपर इसकी बेरिंग संधि है, और उसके बाद कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि न्यूजीलैंड है, फिजी है, तो इन देशों को बचाने के लिए, जोड़ने के लिए इस रेखा को जो है मोड़ी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर।
तो बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। बस इतना ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है वो आपको बताना है, और वो दिन अभी आने वाला है, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही प्रश्न है। कौन से दिन को भारत का सबसे छोटा दिन, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है भारत का, ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर के बाद जो है धीरे धीरे दिन बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत आयन कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रात की अवधि छोटी होती है। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 दिसंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी होने लगती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसकी विपरीत स्थिति होती है। 22 दिसंबर के उपरांत 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है और तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है और भारत में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। इसको अगर हम आपको समझाना चाहें तो देखिए, इसको आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, बीचों बीच से 0 डिग्री देशांत अक्षांश रेखा जाती है। उसके बाद नीचे मकर रेखा जाती है जो 23.5 डिग्री के पास से होकर गुजरती है। उसके बाद ऊपर जो है कर्क रेखा होती है, आपको पता ही होगा, ये भी 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में होता है। दरअसल होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश इस मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगता है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और उसी का विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होगा, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन 22 दिसंबर के बाद जब बड़ा दिन यहाँ पर 22 दिसंबर को होगा तो यहाँ पर छोटा दिन होगा। इसके बाद 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे जो है सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा की तरफ आने लगता है, और विषुवत रेखा की स्थिति ये होती है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होने लगते हैं। तो धीरे धीरे इधर भी दिन बड़ा होने लगेगा और इधर दिन छोटा होने लगेगा। इसकी प्रक्रिया में विपरीत हो जाती है, वो आकर विषुवत रेखा पर समान हो जाता है। फिर जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो उसके विपरीत यहाँ पर यही प्रक्रिया देखने को मिलती है पूरे वर्ष भर में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, बाकी चीज़ें अगर मैं कोशिश करूंगा कि इसको थ्योरी में डिटेल में आपको जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊं तो वहाँ पर आपको इसको मैं समझा दूंगा। अब अगला हमारा प्रश्न चौथा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होगा, तो ये किस दिन होगा, अब आपको यहीं से बताना है कि ये किस दिन होगा। तो ये भी जो है ना उसी दिन होगा 22 दिसंबर को। भाई उसके विपरीत ही ना होगा। अभी कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जब लंबवत मकर रेखा पर सूर्य की प्रकाश पड़ने लगेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सूर्य की प्रकाश लंबवत इस पर पड़ रही है तो यहाँ पर बड़ा दिन और छोटा रात। तो उसके विपरीत जब कर्क रेखा पर बड़ी रात और छोटा दिन होने लगता है तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन कर्क रेखा पर होगा। यह है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है। इस दिन सूर्य की अपने अधिकतम दक्षिणी विद्वांत अर्थात मकर वृत्त पर पहुंच जाता है। उत्तरी गोलार्ध में देशों में दिन 10 घंटे का ही होने लगता है, 10 घंटे 10.5 घंटे का होने लगता है और रातें 13.5 घंटे की हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, वर्ष का सबसे लंबा दिन, ये हमारा पृथ्वी है तो बीच से ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का अगर हम बात करें तो ये हमारा बी वाला विकल्प, क्योंकि 21 जून। अब देखिए कुछ डेटें होती हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए पहली चीज़ देखिए, एक होता है 22 दिसंबर, ठीक, और एक होता है 21 जून, ठीक। ये दो बातें चीज़ें ध्यान रखिएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। दो बातें को ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आई, 21 मार्च को क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगता है, कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो है सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ने लगता है।
ठीक है ना, ये 2 डेटें ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसका भी पृथ्वी के अक्ष से 23-23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर उत्तरी अक्षांश तथा एवं 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 2 स्थिति मैंने अभी बताया। अतः सूर्य की किरणें अधिक समय तक पृथ्वी पर अपनी किरणें का प्रसार करते हैं, जिसके कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ स्मरणीय चीजें हैं उसको हम देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, ये तो सबको पता होगी। उसके बाद 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में है। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं जो कि उत्तरी अक्षांश में है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। कौन इसमें आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिक है और वो आर्कटिक है, ये 2 बातों को ध्यान रखिएगा, अंतर है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनिच व प्रधान रेखा कहते हैं, और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त की बात करें तो धरातल पर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के बीचों बीच या 0 डिग्री का एक काल्पनिक रेखा है, वृत्त है, उसी को विषुवत वृत्त कहते हैं। और कर्क रेखा की बात करें तो धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कर्क रेखा उत्तर में है और मकर रेखा दक्षिण में है, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। आर्कटिक वृत्त की अगर हम बात करें तो धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री 1/2 की कोणीय वृत्त पर खींचा गया एक काल्पनिक वृत्त है। और अंटार्कटिक वृत्त की बात करें तो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींचा गया विषुवत रेखा से 66 डिग्री है नीचे में, उसी को हम आर्कटिक काल्पनिक वृत्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 6वां का। अब मुझे तो लग रहा है कि इसको मैंने बताया है, अभी पीछे ही प्रश्न पूछा गया था। 21 जून याद रखिएगा, 21 जून जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को। अब हम आ जाते हैं इसके उत्तर पर। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। वही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। केवल 21 मार्च और 23 दिसंबर को, ये भी 2 बात गांठ बांध लीजिए कि 21 मार्च और 23 दिसंबर को 23 सितंबर दिसंबर पढ़ रहा हूँ, 23 सितंबर को अर्थात वसंत विषु और शरद विषु को समस्त भूखंड में दिन और रात बराबर होते हैं। यानी कि इस दिन 21 मार्च को 2 बार, साल में 2 बार, 23 सितंबर को जो विषुवत रेखा होती है ना, उस पर सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत पड़ता है, और इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर से 21 मार्च, अब यहाँ देखिए 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। 22 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो ये प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। अब मैं आपको बताया हूँ कि कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ेगा, तो 21 जून को कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर कब, तो 22 दिसंबर को। वही प्रक्रिया एक अंतिम दिन हो जाता है जो दिन बड़ा और रातें छोटी को प्रदर्शित करता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। बाकी चीज़ें 21 मार्च और 23 सितंबर को ये दिन ऐसे हैं जहाँ पर दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। कुछ स्मरणीय चीज़ है कि पृथ्वी का अक्ष अपने अक्ष तल से सदा एक ही दिशा में 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये तो आपको पता होगा। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, और 21 मार्च और 23 सितंबर तक की अवधि में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में किसी न किसी भाग में सीधी पड़ती
है किसी न किसी भाग में। लेकिन एक चीज़ समझिए, सूर्य की किरणें जो है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में ही जो है अपनी किरणें कहीं ना कहीं वो सीधी रेखा में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में हम कह सकते हैं इसको। अब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जो है लंबवत पड़ती है और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पुनः विषुवत रेखा पर सीधी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। बाकी चीज़ें हम इसको डिटेल में बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में होता है और साउथ को हम इंग्लिश में दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। सी वाला विकल्प 7वां का सही हो जाएगा। ये उत्तर है, ये ईस्ट है पूर्व की तरफ और ये साउथ है, तो हमारा विकल्प जो है सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला भूमध्य रेखा के मध्य उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उसको भी समझते हैं। उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 66 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त या आर्कटिक रेखा भी या वृत्त भी कह सकते हैं। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव का पार्ट हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश की बात करें तो 23.5 डिग्री मकर रेखा और 66 डिग्री दक्षिणी वृत्त हो जाता है और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वाला पार्ट हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि डेटम रेखा क्या होती है। डेटम रेखा क्या होती है? तो डेटम रेखा एक ऐसी महत्वपूर्ण, ये काफी अच्छा प्रश्न है। डेटम रेखा क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई गहराई की पैमाइश की जाती है, तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ये पृथ्वी पर होता क्या ना कि ऐसी एक रेखा होती है, इसके आधार पर अब देखिए पृथ्वी पर कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है तो कहीं मैदान है, तो ऐसे में पृथ्वी की एक एक्चुअल जो सीमावर्ती भाग है, समतल भाग नहीं मापा जाता है। अब उसी को हम काल्पनिक आधार पर एक डेटम रेखा रखे हैं और उसी के आधार पर अगर हम नीचे की तरफ कहीं खाई होती है तो उसकी गहराई के आधार पर उसको रख लेंगे, कहीं ऊंचे की तरफ होगी जैसे एवरेस्ट की ऊंचाई नापनी है तो इसी डेटम रेखा का आधार लिया जाता है। ध्यान रखिएगा बस, इसी डेटम रेखा का आधार लिया जाएगा। अगर हमको एवरेस्ट की ऊंचाई नापनी है, समुद्र की गहराई नापनी है तो इसी डेटम रेखा का आधार लिया जाता है, वही चीज डेटम रेखा हो जाती है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। डेटम रेखा या काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की अनट्यूटेड गहराई या ऊंचाई मापी जाती है। डेटम एक स्वयं द्वारा निर्धारित, मतलब एक काल्पनिक रेखा है, स्वयं द्वारा मनुष्य के द्वारा निर्धारित वस्तु तो होती है। डेटम द्वारा ऊंचाई पृथ्वी के तल के सापेक्ष नापी जाती है। प्रश्न नंबर 9, उत्तर कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अक्षांशीय सीमा क्या है वो आपको बताना है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में अक्षांशीय सीमा जो है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो सीमा हो जाएगा वो जो दोनों देशों को अलग करता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 38 डिग्री अक्षांश तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की अक्षांशीय सीमा है। अन्य प्रमुख सीमाएं जो निम्नलिखित है, जैसे मैकमोहन रेखा भारत चीन है, मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। अब देखिए यहाँ पर इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा, मैगीनाट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। फ्रांस क्या करता है कि मैग्नेट की गोली फायरिंग करता है, जर्मनी उसको जमा देता है, तो मैगीनाट रेखा ठीक हो गया, ये जोड़ लीजिएगा। ड्यूरेंट लाइन जो है भारत अफगानिस्तान के बीच सर मार्टियर ड्यूरेंट ने 1896 में स्थापित किया था। अब इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी बीच कह सकते हैं। ठीक, हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ओडर-निस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ये दो रेखाएं हैं, ओडर-निस रेखा। रेड क्लिफर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब रेड क्लिफर रेखा याद करना है तो पाकिस्तान और भारत के बीच आए दिन युद्ध हुआ करते हैं और उस पर क्या होता है, खून बहता है। तो खून कैसा होता है, रेड होता है। ठीक,
17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने का कार्य करते हैं। 24वीं समांतर रेखा पाकिस्तान तथा भारत के बीच एक सीमा है जिसको भारत मानता है, बाकी ये पाकिस्तान इसको नहीं मानता है, अमान्य है, द्वारा मान्य नहीं है। भारत ही द्वारा इसका मान्य नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान इसको मानता है। 24वीं समांतरी रेखा, ठीक। उसके बाद 29वीं समांतरी रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकट दूरी पर स्थित है? निकटतम दूरी पर कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के स्थित है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, तो इसका उत्तर गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है वो सबसे निकटतम है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर अवस्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विकल्प में दिए गए भारतीय नगर की अक्षांशीय दूरी निम्नलिखित है। अगरतला 23:50 उत्तर और गांधी 23 डिग्री 13 मिनट और जबलपुर 23 डिग्री 11 उत्तर और उज्जैन 23 डिग्री 9 उत्तर में अवस्थित है। तो दूरी के अनुसार उपयुक्त विकल्प कर्क रेखा का निकटतम गांधीनगर हो जाएगा। इसका भी उत्तर दिख गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है ये आपको बताना है। अब इस ऐसे चीज़ों को प्रश्न को जब हल करना है तो ऐसे प्रश्न आप मैप से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब उत्तर में पूछ रहा है कि भारत की कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा जो है भारत का राज्य है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 तक कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, यहाँ मणिपुर है ऐसे में, तो ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा के उत्तर में है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो मानक समय जो निर्धारित करने का आधार कौन सा होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है तो कौन सा? तो हमारा जो विकल्प होगा वो होगा मानक समय पूछ रहा है ना, तो देशांतरी रेखा जो है मानक समय का निर्धारण जो है करने का आधार है किसी स्थान का, तो देशांतरी ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अच्छा, ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है देशांतरी रेखा ऐसे होती है, तो इसी के आधार पर जो है उसका मानक समय निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। और भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री 1/2 है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो कि ये देशांतरी रेखा है और भारत के 5 राज्यों से ये होकर गुजरता है। प्रत्येक देशांतरी रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जब देशांतरी रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इस कारण एक देश के में भी प्रत्येक देशांतर रेखा के साथ में 4 मिनट का अंतर आता है। मतलब 1 डिग्री, इसको कह सकते हैं आप कि 1 डिग्री बराबर जो है 4 मिनट होता है। अगर आप पूर्व की तरफ 1 डिग्री में जाते हैं तो आपका क्या होगा? प्लस हो जाता है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो माइनस। ये उल्टा मैंने आपको बता दिया। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, पूर्व की तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाता है। आगे चलते हैं। और अतः देश का विशेष किसी एक मध्यवर्ती देशांतरी रेखा के अस्थायी मानक पूर्व देश का अथवा क्षेत्र मानक समय लिया जाता है। ऐसे में भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को पूरा करने का स्थानीय समान समय मान लिया गया है। प्रश्न नंबर 13 है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? तो 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। मैंने बताया ना कि पश्चिम के तरफ जाएंगे, वेस्ट के तरफ, तो माइनस हो जाता है 1 डिग्री, और इधर आप जाएंगे तो 1 डिग्री जाएंगे तो 4 मिनट प्लस हो जाता है। 1 डिग्री में मतलब 4 मिनट का अंतर हो जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच की टाइम से 5 घंटे 30 मिनट अंतर है। भारत में स्टैंडर्ड टाइम के लिए इलाहाबाद जिले के नैनी स्थान के 82.5 डिग्री ईस्ट मानक माना गया है।
अब प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मीडियन यमनोत्तर खींची गई है? तो 180 डिग्री मीडियन यमनोत्तर रेखा को हम क्या कहते हैं? तो उसको तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से। तो 14 का हमारा ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प। अब पृथ्वी तल पर 180 मीडियन यमुनोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है और उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में बांटा जाता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 15, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है। तो दोनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है वो आपको बताना है। तो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है कर्क रेखा और मकर रेखा? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, तीनों जो है गुजरने का कार्य करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा नाम दिया जाता है और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 16 है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? अब वहाँ पर 2 दिया था, यहाँ पर 3 दे दिया। वही बात, ये वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। अफ्रीका से जो तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक महाद्वीप है जिसका विस्तार सभी गोलार्धों में है। इस महाद्वीप में भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। इस महाद्वीप में कर्क रेखा उसके उत्तरी भाग, कर्क रेखा जो है उत्तरी भाग सहारा, पश्चिमी सहारा वाला क्षेत्र मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, मिस्र से गुजरती है। मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरती है तथा विषुवत रेखा गैबो, कांगो गणराज्य, जायरे और कानिया एवं सोमालिया से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 17 है कि भारत वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर जो है होते हैं। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते? वर्ष भर पूछ रहा है, प्रश्न का तरीका कुछ और है। वर्ष भर पूछ रहा है तो वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो वो भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा एक ही चीज, भूमध्य रेखा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर दिन और रात 12-12 घंटे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर 6-6 माह से दिन और रात होते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है जिसे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून सबसे छोटा दिन और 21 जून सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों गोलार्धों में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होते हैं। ठीक, बाकी हम जब थ्योरी वाला वाइट बोर्ड पर आकर सामने बताएंगे तो वो आपको डिटेल में वहाँ से बता देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। पृथ्वी के अक्षांश में 23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर और 23.5 डिग्री अक्षांश पर लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। गर्मी स्टार्ट हो जाती है और 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल एवं उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल हो जाता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। पृथ्वी पर 2 अक्षांश रेखाएं मध्य कोणीय दूरी देशांतरी कहलाते हैं। पृथ्वी में एक बार 3 जनवरी को सूर्य से सर्वाधिक पास, मतलब 14.70 करोड़, 7 करोड़ नहीं है, 70 करोड़ जो है दूरी हो जाती है। सबसे नज़दीक वो स्थिति 3 जनवरी को होती है कि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे पास रहता है। इस स्थिति को उपसौर की घटना के नाम से जाना जाता है। अपसौर उपसौर की घटना पढ़े होंगे ना वो। और दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी वर्ष में 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी होती है, वो 15.2 करोड़ होती है, जो कि अपसौर की घटना के नाम से जाना जाता है। अपसौर की घटना के नाम से जाना जाता
है, तो ध्यान रखिएगा। और अप मतलब ऊपर, तो सबसे दूरी कब होगी, तो वो होगी 4 जुलाई को 15.2 करोड़। और इस तरह से पूछेगा तो 14,97,95,900 किलोमीटर जो है मैक्सिमम दूरी होती है। ठीक। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है कि समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनिक रेखा कहलाती है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित एक विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। ये चीज याद रखिएगा, भारत का इतना क्षेत्रफल है। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भारत की पूरी स्थिति है। ठीक। बाकी चीजें अगर इसमें इस टॉपिक को मैं थ्योरी में आपको व्हाइट बोर्ड पर आकर सामने बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।